नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की शुरुआत लगभग हो चुकी। अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने बाकायदा ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने को हरी झंडी दे दी। अब सीनेट में इस प्रस्ताव पर काउंटिंग होगी और उसके बाद ही ट्रंप की किस्मत का फैसला होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिनके खिलाफ दो बार महाभियोग चलाया जाएगा। Like all of you, I was shocked and deeply saddened by the calamity. अब इसे डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी कहें या फिर उनका आखिरी दांव। इधर उन्होंने अमेरिकी संसद में पिछले हफ्ते हुए बवाल पर अफसोस जाहिर किया और उधर अमेरिकी संसद ने उन पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप के खिलाफ चलाए गए महाभियोग प्रस्ताव के हक में 232 वोट पड़े, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ 197 वोट। महाभियोग चलाने के लिए 218 वोटों की दरकार थी, यानी महाभियोग के लिए जितने वोटों की जरूरत थी उससे 14 वोट ज्यादा इस प्रस्ताव के हक में गए। और इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि इस बार खुद ट्रंप की पार्टी के 10 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनके खिलाफ प्रस्ताव के हक में वोटिंग की। Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country, and that once again we honored our oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. So help us God. फिलहाल ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में लोगों की नाराजगी कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी उन्हें न सिर्फ लोकतंत्र बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा बता रही है। पेलोसी ने कहा कि इस महाभियोग प्रस्ताव के साथ ही ये साबित हो गया कि अमेरिका में कानून से बढ़कर कोई नहीं, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं। Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country. प्रतिनिधि सभा में महाभियोग पर मुहर लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग झेलने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि पिछली बार महाभियोग के खिलाफ उन्हें अपनी पार्टी का पूरा साथ मिला था, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। खुद उनकी पार्टी के कई नेता न सिर्फ उनके खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं, बल्कि उन्हीं की पार्टी के 10 सांसदों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद के बाहर और भीतर जबरदस्त बवाल हुआ था। हिंसा में 4 लोग मारे गए थे और ट्रंप पर इस भीड़ को उकसाने का इल्जाम लगा था। उसी आरोप को लेकर ट्रंप पर यह महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। हालांकि महाभियोग पर वोटिंग से पहले ट्रंप ने 5 मिनट का वीडियो संदेश जारी कर एक बार फिर खुद को इस मामले से बरी करने की कोशिश की। Mob violence goes against everything I believe in and everything our movement stands for. No true supporter of mine could ever endorse political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलने का मतलब क्या होता है? क्या अब डोनाल्ड ट्रंप को नए चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन की ताजपोशी से पहले ही व्हाइट हाउस से निकलना होगा? महाभियोग में सजा के तौर पर ट्रंप को किन हालात का सामना करना पड़ सकता है? तो इन सवालों के जवाब भी जान लीजिए। महाभियोग प्रस्ताव पर अब सीनेट में वोटिंग होगी। अगर सीनेट ने भी प्रस्ताव के लिए हामी भर दी तो ट्रंप को तय वक्त से पहले ही कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। सीनेट में इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए 2/3 मतों की जरूरत होगी और पेच ये है कि सीनेट में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को मामूली अंतर से बहुमत प्राप्त है। लेकिन ये भी खास है कि कई रिपब्लिकन भी अब ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में ट्रंप का बचना मुश्किल है। सीनेट में महाभियोग पर वोटिंग कब होगी ये फिलहाल तय नहीं है। लेकिन अपने अजीबोगरीब रवैये और फैसलों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने महाभियोग के मामले में भी एक अलग ही रिकॉर्ड बना लिया है। ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर दूसरी बार महाभियोग चल रहा है।
इससे पहले शक्ति के दुरुपयोग के आरोप में 2019 में भी उन पर महाभियोग चलाया गया था। तब वो अपनी पार्टी की बदौलत 52-48 के मामूली अंतर से बच गए थे, लेकिन इस बार ट्रंप का बचना मुश्किल लग रहा है। आज तक ब्यूरो। सियासत शायद इसी को कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका में आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी उनका बायकॉट हो चुका है। हर जगह से उन्हें बैन किया जा चुका है। उनके अपने खास समर्थक भी अब उनसे दूरी बनाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि लगातार कह रहे हैं कि उनके समर्थकों को कम ना आंका जाए। अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति की इससे पहले इससे ज्यादा बेइज्जती शायद ही कभी हुई हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप से अमेरिका के न सिर्फ बहुत से खासो आम ने अपने संबंध तोड़ने शुरू कर दिए हैं, बल्कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स तक ने ट्रंप पर बैन लगा दिया है। जी हां, यानी जिधर देखिए ट्रंप पर बैन ही बैन लगा है। लेकिन ट्रंप की दुनिया भर में हो रही इस किरकिरी की बात बाद में होगी। पहले आइए ट्रंप को लेकर उबल रही अमेरिकी सियासत पर निगाह डालते हैं। एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के दबदबे वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ट्रंप पर महाभियोग की बहस चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप वीडियो संदेश जारी कर 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा पर अपनी सफाई पेश कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि कैपिटल हिल पर जो कुछ हुआ उससे वो खुद भी हैरान हो गए। Whether you are on the right or on the left, a Democrat or a Republican, there is never a justification for violence. No excuses, no exceptions. America is a nation of laws. Those who engaged in the attacks last week will be brought to justice. हालांकि ट्रंप की दलील अपनी जगह है और लोगों का गुस्सा अपनी जगह। लोग ट्रंप के उस भाषण को कैपिटल हिल पर हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जिसमें उन्होंने लोगों को संसद मार्च के लिए कहा था। Walk down to the Capitol because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप पर महाभियोग को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। डेमोक्रेट्स ने सारे बवाल का ठीकरा ट्रंप के सिर पर फोड़ दिया, लेकिन ट्रंप की पार्टी के सदस्यों ने भी अपनी दलील पेश की। Yes, President Trump gravely endangered the security of the United States and its institutions of government. He threatened the integrity of the democratic system, interfered with the peaceful transition of power, and imperiled a co-equal branch of government. He thereby betrayed his trust as president to the manifest injury of the people of the United States. Wherefore, Donald John Trump. माहौल बेशक ट्रंप के खिलाफ हो, लेकिन ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन के सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स को वॉकओवर नहीं लेने दिया, बल्कि रिपब्लिकन ने भी अपनी तरफ से पूरी मजबूती से ट्रंप का बचाव किया। सांसद मैट गेट्स तो अलग ही अंदाज में नजर आए। I denounce political violence from all ends of the spectrum, but make no mistake, the left in America has incited far more political violence than the right. For months, our cities burned, police stations burned, our businesses were shattered, and they said nothing. हालांकि दोनों पक्षों में हुई इस गर्मा गर्म बहस के बावजूद ट्रंप की मुश्किलें कम नहीं हुई और आखिरकार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। ट्रंप के विरोधियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत भी अपने तरीके से किया। I am very excited. I feel like a weight is lifted. I know that not much has changed like right in the moment, but it's something hopeful at least. हाल ही में हिंसा झेल चुकी कैपिटल बिल्डिंग की सुरक्षा इस बहस के दौरान बेहद चाक चौबंद नजर आई। लेकिन ये तो रही सियासी उठापटक की बात। उधर पूरे अमेरिका में जैसी किरकिरी इन दिनों ट्रंप की हो रही है, वैसी किसी और की नहीं हो सकती। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने उन्हें पहले ही बैन कर दिया है। अब लोग अपने अपने तौर पर भी ट्रंप से ताल्लुकात खत्म करने में लगे हैं। यह और बात है कि ट्रंप कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मानो उन्हें इस विरोध मुखालफत का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। I think it's causing tremendous danger to our country and it's causing tremendous anger. I want no violence. Thank you very much. प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने ट्रंप के गोल्फ क्लब के साथ अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं।
न्यूयॉर्क स्टेट बार एसोसिएशन ट्रंप के वकील रूडी गिउलियानी पर ही कार्रवाई करने की सोच रही है। अमेरिकन एयरलाइंस और कोका कोला ने अपनी राजनीतिक डोनेशंस फिलहाल रोक दी है। डॉयचे बैंक ने ऐलान कर दिया है कि वो ट्रंप या उनकी किसी कंपनी से कोई कारोबार नहीं करेगा। 2 शैक्षिक संस्थानों ने भी ट्रंप को दी गई मानद उपाधि वापस लेने का ऐलान कर दिया है। और तो और ट्रंप के साथ उनके कई साथियों को भी जिल्लत झेलनी पड़ रही है। कैपिटल हिल हिंसा के बाद यूरोपियन यूनियन के कई अफसरों ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से ये कहते हुए मिलने से इनकार कर दिया कि पोम्पियो से मिलना शर्मिंदगी भरा होगा। यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री एसेल बोर्न ने तो ट्रंप को क्रिमिनल तक कह दिया। अमेरिका परेशान है कि ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में उसकी इज्जत उछल रही है, लेकिन ट्रंप को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें तो अब भी खुद पर फख्र है। We have tremendous support. We have support probably like nobody's ever seen before. Always have to avoid violence. शायद इसी को सत्ता का नशा कहते हैं। ये जानते हुए भी कि वो सिर्फ चंद दिनों के राष्ट्रपति हैं, न तो ट्रंप को अपनी इज्जत की परवाह है और न ही किसी और बात की। यहाँ तक कि उनके तेवर ऐसे हैं कि कम ही लोग ऐसे होंगे जो उन्हें समझाने की हिम्मत भी जुटा लें। हालांकि अपने देश के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की बात ही कुछ और है। हमारी ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये मतलब चुनाव में हार चुके हैं, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं और मतलब इसी तरह की गुंडागर्दी लोकतंत्र में नहीं होती है। फिलहाल सारी निगाहें सीनेट के साथ साथ 20 जनवरी को जो बाइडेन की ताजपोशी पर टिक गई है। बचे हुए 6 दिन में ट्रंप का क्या होगा, ये सवाल अब भी बना हुआ है। आज तक ब्यूरो। सचमुच डोनाल्ड ट्रंप के सितारे गर्दिश में हैं। पहले चुनाव हारे और अब महाभियोग का सामना। ऊपर से उनके बाहरी दुश्मन भी अब उन्हें घेरने की कोशिश में है। ईरान ने तो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंटरपोल में शिकायत की है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ईरान ने अपने एक फौजी जनरल की हत्या के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ 47 अमेरिकियों को जिम्मेदार ठहराया। 2-3 जनवरी 2020 की वो रात ईरान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यही वो रात थी जब ईरान के सबसे एलीट माने जाने वाली कुद्दुस फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और मोबिलाइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहांदिस को अमेरिका ने एक साथ एक ड्रोन हमले में मार गिराया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन। ईरान के लिए ये जख्म मानो हर गुजरते दिन के साथ अब नासूर बन चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का वक्त कभी न कभी बदलता जरूर है, तो अब लगता है एक साथ कई लोगों के वक्त बदलने लगे। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का वक्त बदल चुका है। राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन के हाथों करारी शिकस्त खाने के बाद ट्रंप के सामने व्हाइट हाउस छोड़ने की बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है। और इधर ईरान ने भी अपने दुश्मन नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप के कमजोर वक्त को भांपकर उन पर करारा वार किया है। जी हाँ, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीधे इंटरनेशनल एजेंसी इंटरपोल से कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इराक की राजधानी बगदाद में हुए उस अमेरिकी हमले को लेकर अब इराक की अदालत ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। इस वारंट के बाद इराक ने भी फ्रांस से इंटरपोल के मुख्यालय से ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसका मतलब ये हुआ कि इराक इंटरपोल से अनुरोध कर रहा है कि ट्रंप उसके यहाँ मुल्जिम है और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आमतौर पर जब कोई अपराधी देश छोड़कर दूसरे देश में भाग जाता है या वो किसी दूसरे देश का होता है तो इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। ईरान ने इंटरपोल से ये भी आग्रह किया है कि ट्रंप समेत 47 अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए, जो इस ड्रोन हमले के पीछे शामिल थे। ईरान ने इससे पहले जून में भी इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी, लेकिन तब उसकी ये अपील खारिज कर दी गई। 2 और 3 जनवरी को यह हमला तब हुआ था जब ईरान के टॉप कमांडर सीरिया से बगदाद एयरपोर्ट पहुंचे ही थे। उनके चाहने वाले भी एयरपोर्ट पर जमा थे और प्लेन के लैंड होते ही उन्हें विमान के पास लेने पहुंच गए, जहां 2 SUV दोनों को लेने के लिए खड़ी थी। एक कार में जनरल कासिम और दूसरी में अबू मेहदी अल मुहांदिस बैठ गए। जैसे ही दोनों की कार एयरपोर्ट से बाहर निकली, वैसे ही रात के अंधेरे में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन ने उन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी।
अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक में मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हमले के फौरन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर अकाउंट से अमेरिका का झंडा ट्वीट करके इशारा दे दिया, जिसके फौरन बाद अमेरिका ने इस हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी भी ईरानी क्रांति। सवाल है आखिर क्यों? क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते थे कि संसद बाइडेन को 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण के लिए हरी झंडी दे। अंदर इसी से जुड़ी कार्यवाही चल रही थी और बाहर मौजूद ट्रंप समर्थकों को मंजूर नहीं था कि संसद बाइडेन के हक में फैसला सुनाए, और अपने समर्थकों को खुद ट्रंप ने भड़काया था। We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने चुनावों में अमेरिका को फिर से महान बनाने का नारा दिया था। Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. पूरे बवाल की जड़ ट्रंप की हार है, ऐसी हार जो हजम नहीं कर पाए ट्रंप। अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव हुआ। जनता ने इलेक्टर्स को चुनने के लिए वोट डाला जो राष्ट्रपति को चुनते हैं। उनके कुल 538 वोट होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है। वोटों की गिनती के बाद साफ हो गया कि बाइडेन को 306 जबकि ट्रंप को 232 वोट मिले, यानी ट्रंप हार चुके थे, लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी। Votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने समर्थकों को कैपिटल हिल पर चढ़ाई करने के लिए उकसाकर अमेरिका को कैसी महानता दी, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। ट्रंप का इशारा मिलते ही उनके समर्थकों का हुजूम कैपिटल हिल की ओर उमड़ पड़ा। ट्रंप समर्थकों का सैलाब संसद भवन को अपने घेरे में ले चुका था, मगर अमेरिकी एजेंसियां लोकतंत्र की साख पर बट्टा लगते नहीं देख सकती थी। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की और हालात को काबू में कर लिया। बवाल के बाद खुद ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने और घर लौट जाने की अपील की। We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. 200 साल के इतिहास में अमेरिकी संसद पहली बार ऐसे शर्मनाक घटना की गवाह बनी। निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन तो इस उपद्रव से इतने आहत हुए कि उन्होंने इसे देशद्रोह और घरेलू आतंकी तक कह डाला। Dare call them protesters. They were a riotous mob, insurrectionists, domestic terrorists. कैपिटल हिल में हुए बवाल से वॉशिंगटन का पुलिस और प्रशासनिक अमला सख्ते में है। आखिर अति सुरक्षित इलाके में इतना कुछ कैसे हो गया? ऐसा कुछ हो सकता है खुफिया विभाग इसका अंदाजा लगाने में क्यों नाकाम रहा? अमेरिका दुनिया का शक्तिशाली देश है। वहां की खुफिया एजेंसी और सुरक्षा व्यवस्था किसी भी दूसरे देश की तुलना में बेहतर मानी जाती है। ऐसे में सवाल तो बना ही रहेगा कि चूक कहां हुई। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उस मानसिकता पर उठेगा जहां लोकतांत्रिक निर्वाचन को ठेंगा दिखाकर इस तरह की अराजक स्थिति पैदा कर दी गई। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।